जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज से हम लोग ये जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये 2018 का एक पेपर सॉल्यूशन है। फुल पेपर जो भी 2018 में हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप में करेंगे बेटा। करीब करीब हम इसको 4 वीडियो होंगे। एक वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए हम उसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एनडीए ने हमसे पूछे थे। तो आपके सामने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सवाल बोल रहा था, इफ n belong into natural number, okay, if n belong into natural number, then 121 की पावर n minus 25 की पावर n 1900 पावर n माइनस 1 की पावर 4n इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। अभी देखना बेटा, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो एक्सप्रेशन इतनी बड़ी यहाँ पर उसने गिवन थी, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है बेटा, 121 की पावर n माइनस 25 की पावर n प्लस 1900 दी पावर n माइनस 4 टू दी पावर n। और पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इन फॉलोइंग ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में ये आती है कि सर हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम या कुछ और भी आइडिया अगर हम लगा सकें, तो मैं बोलूँगा आपसे यही कि अगर इस वैरायटी का सवाल आपको दिखता है बेटा, आने वाले समय में आपको ये करना है कि जो स्मॉल एन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है बेटा। तो आप एक काम करिएगा, हमेशा n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर देख लेंगे हम कि किससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, उस आंसर को हम देख लेंगे कि वो आंसर जो है वो कौन से ऑप्शन से डिविजिबल हो रहा है। हमेशा जब भी इस वैरायटी का सवाल आ जाए बच्चों और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके सामने हो, तो आप यही मान के चलें कि उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, अगर कुछ एक्सप्रेशन अलग तरीके का होता तो हम डेफिनेटली वहां पर यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हम कर सकते थे, बट अभी जिस तरीके की एक्सप्रेशन है आपको बाइनोमियल यूज नहीं करना है। आपको n बिलोंग इनटू नेचुरल नंबर देखकर n की जगह पे आपको बच्चों 1 पुट कर देना है। सो जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 121 माइनस 25, बेटा ये हो जाएगा 1900। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे, 1 आपका ऑड नंबर होता है तो ये माइनस में ओपन होगा और ये यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं ये कितना आता है। तो ये हो जाएगा 125, ये इसके साथ प्लस होके ये माइनस 25 प्लस 1900, ये कैंसल आउट बेटा, यहाँ से ये 25 माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा और प्लस 1900 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया 2000। तो n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो 2000 आ रहा है, और जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 पुट करने पर ही आंसर 2000 आया, 2000 आया। तो ये किससे डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है 2000 से ही डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आने वाले समय में कभी बच्चों अगर इस वैरायटी का सवाल दिखे तो मैं आशा करता हूँ कि आप यही करेंगे कि n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आप ऑप्शन में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइम सेविंग वाले सवाल होते हैं, आपको सडनली क्लिक होना चाहिए माइंड में, देन आपको फाइंड करना आंसर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट आगे सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। और अब इस तरीके का सवाल बेटा एक्चुअली कहने को ये लॉग और सीरीज दोनों को मिला के पूछा गया सवाल है। यहाँ पर लॉग भी है और देखिए उसने क्या किया, एक लॉग का सवाल पूछा है और देखा जाए तो वो एक सीरीज के फॉर्म में है। तो दोनों तरीके से वो काम करवा रहा है। आजकल एनडीए सवाल पूछने का तरीका भी उसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो एक ही सवाल में दो कॉन्सेप्ट को लगा देता है। जस्ट लाइक देखिए इस तरीके के जो एक्सपांशन है देखने पर इस सीरीज है, तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बनना चाहिए था, पर उसने किसका इस्तेमाल किया बेटा, लॉग का इस्तेमाल किया। इसका मतलब उसने लॉग और सीरीज को कंबाइन करके एक नया सवाल बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अभी आपको दोनों कॉन्सेप्ट लगाते आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप ये जान जाएंगे कि ये जो भी लिखा हुआ है वो लॉग में चल रहा है, तो बेसिकली आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो देखिएगा बेटा, सबसे बड़ी बात, एक बेस चेंज थ्योरम जो होती है हमारे पास, बेस चेंज थ्योरम,
अब ये बेस चेन थ्योरम क्या होती है? बेस चेन थ्योरम ये होती है बेटा कि अगर log ax लिखा है, इसको अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से इसका बेस और आर्गुमेंट को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस चेन थ्योरम। तो वही करना है बेटा। देखिएगा इसका बेस जो लिखा है वो 2 लिखा है, हेयर बेस इज 3, बेस इज 4 एंड अगेन बेस इज 2017। नाउ अप्लाई दिस बेस चेन थ्योरम इन दिस एक्सप्रेशन। दिस ये जस्ट इस तरीके से log 1 अपॉन log 2n कन्वर्ट हो जाएगा log ax में, मीन्स ये n है वो बेस बन जाएगा एंड जो बेस था 2 वो आर्गुमेंट के प्लेस पे चला जाएगा। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन अब तब्दील चेंज हो जाएगी बेटा कुछ इस तरीके से। log ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, हेयर n आएगा, प्लस अगेन इधर ये 3 एंड दिस इज n एंड दिस इज log 4 n एंड सिमिलरी वे में बेटा दिस इज log n and 4 नो n और ये कहाँ तक जाएगा ऐसा 2017 n जस्ट लाइक दिस। और नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ अगेन log m plus log n if base is a nothing but log m into n to the base a. So applying this property we get log n and the product of argument 2, 3, 4, 5 and so on 2017. Now log n, this is written as 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to 2017 and this is nothing but this is the factorials 2017. So this is equal to log n and this is factorial 2017, but factorial 2017 nothing but it is given factorial 2017 is equal to n. So put the value of factorial 2017 is n. So finally again use property of log. If base and argument both are same, then the value of log a to a is equal to 1. So the value of log n and n, this is equal to 1. So option is B is correct. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं बोला था पहले भी बेटा कि यहाँ हमें जितने भी क्वेश्चन को हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन किसी एक ही पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में सीक्वेंस सीरीज का भी इस्तेमाल हुआ, सीरीज का इस्तेमाल हुआ बेटा, और साथ में फिर उसमें लॉग की प्रॉपर्टी से भी उसको सॉल्व करवाया। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बाइनोमियल थ्योरम से आपसे पूछा गया था। अब ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, दिस इज इफ द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, इसके एक्सपांशन में। नाउ कंपेयर दिस एक्सप्रेशन with a plus x to the power n. So the value of a is nothing but 1 and the value of x will be x and the value of n is equal to 43. Now, according to question, the coefficient of 2r plus 1 terms is equal to coefficient of r प्लस 2 टर्म्स। सवाल ने बोला है कि अगर आप इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन को यूज करेंगे तो कोफिशिएंट किसका, 2r प्लस 1 का। ओके, 2r प्लस 1 का कोफिशिएंट हमेशा r प्लस 2 कोफिशिएंट के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ओके, सो r का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 नथिंग बट 43 C, एंड ये जो r होता है वो एक कम आता है, सो दिस इज 2r एंड दिस इज इक्वल टू 43। द कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 2 टर्म्स, r प्लस 2 टर्म्स मींस एक कम। हम बाइनोमियल एक्सपांशन में जो जनरल टर्म्स लिखते हैं बेटा वो tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a की पावर r a की पावर
n माइनस आर एंड x की पावर r। इस तरीके से हम बाइनोमियल में जनरल टर्म्स को एक्सपांड करते हैं। सो यहाँ पर ये जनरल टर्म्स एक्सपांड हुई, सो दिस इज एक कम, सो विच इज इक्वल टू r प्लस 1। नाउ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, and the property of combination is NCX is equal to NC by is written as X plus Y is equal to N. Using this property we get the final answer, the value of R. So by using this property, this is 2R plus this is R plus 1 is nothing but this is 43, and now calculate, this is 3r and 1 का transfer, so this is 43 minus 1, so 3r is equal to 42 and 3 1 जा 3 14 जा, this is r equal to 12. So the value of r nothing but is 14, sorry 14 times multiply होगा 14, so the value of r is nothing but 14. इस तरीके से थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट होता है हमारा। ओके चलेगा, हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बड़ा आसान था। आप चाहते तो नॉर्मली इसको डील कर पाते, बस आपको जरा याद रखना है कि 1 प्लस ये बाइनोमियल होता है, n होता है, a की कंपैरिजन कर लीजिए। और आपको ये आइडिया याद होना चाहिए बेटा कि 2r प्लस 1 की बात करते हैं तो एक टर्म जस्ट कम आती है, सो 2r प्लस 1 माइनस 1 करेंगे आप, 1 से 1 कैंसिल होके आपको r जो मिलेगा वो 2r के बराबर मिलेगा। ओके चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस i -1 माइनस आयोटा, ओके वेयर आयोटा इज नथिंग बट रूट ओवर -1। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स से एक सवाल उठा है बेटा, उसने सीधा आर्गुमेंट पूछा है आपसे। ये बड़ा ही आसान है, नॉर्मली बच्चा इनको आराम से सॉल्व कर सकता है, आप भी इसमें ट्राई कर सकते थे। देखिएगा आर्गुमेंट जिसका पूछा है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू z एंड दिस इज इक्वल टू -1 एंड माइनस आयोटा, दिस इज ओके। फर्स्टली आपको ये चेक करना है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सो रियल पार्ट ऑफ z इज विल बी नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी नेगेटिव। सो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, एंड अल्फा क्या है? नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रियल पार्ट ऑफ z tan इनवर्स या y अपॉन x द मॉड। सो दिस इज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एंड y का वैल्यू कितना है बेटा? -1 और ये भी -1, ये कैंसल आउट। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। तो फाइनली 10 से 10 कैंसल, ये इनवर्स प्रॉपर्टी से कैंसल आउट। सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। So the final answer and final argument is theta is equal to alpha minus pi. So this is equal to pi by 4 and minus pi. Finally ये हो जाएगा -3 pi by 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -3 pi by 4. So the value is principal argument of this complex number is -3 pi by 4. इस तरीके से बेटा ये सवाल भी बहुत इजी वे में पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स से वो जनरली आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछता है, कॉम्प्लेक्स से बेटा जनरली वो आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ सकता है, मॉडुलस पूछ सकता है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछ सकता है, या फिर मालूम ना वो कुछ भी प्रॉपर्टी, जैसे कि मालूम ना आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को वो सॉल्व करवा सकता है जो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है ना, या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो जनरल वैल्यू भी पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्री की। तो वो किसी तरीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है, बस आपको प्रिपेयर रहना है और बच्चों आपको मेहनत करनी है ताकि इन चीज़ों को आप समझ सकें। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4, और हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही पूछा गया है। अब आप देखिएगा
ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, ठीक है। ये सवाल तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पर आप देखिएगा बेटा इसमें उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी टच करने की कोशिश की है। वो चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करना सीखें। देखिए उसने पूछा कि जो अल्फा है, अल्फा और जो बीटा है, बोथ आर रियल नंबर, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर लेता हूं बेटा, अल्फा एंड बीटा बिलोंग इनटू आर। सो अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल नंबर। फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है बेटा, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा Z जो है बिलोंग इनटू C हो जाएगा बिकॉज Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z नथिंग बट x प्लस I बाय वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर। इफ कंडीशन भी दी है बेटा, द कंडीशन इज Z स्क्वायर प्लस अल्फा Z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये कंडीशन दी है बेटा, हैज टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स, मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स हैं, ठीक है। और उसने ये बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 है। सो रियल पार्ट ऑफ z नथिंग बट x, सो द x वैल्यू ऑफ x इज 1। ये क्वेश्चन में दिया है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है बेटा वो 1 है। अच्छा इतना डेटा क्वेश्चन में दिया था। हम अब अपन को क्या करना है बेटा, अपन को बताना है कि जो बीटा है वो कहां पर लाई करेगा, ठीक है। तो अभी तो देखो इस पूरे डेटा से सिर्फ इतना ही समझ में आता है बेटा कि जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बिना विदाउट सॉल्विंग कंडीशन आप किसी भी आंसर की ओर मूव नहीं करेंगे बेटा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को एटलीस्ट आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए उस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो हमको कहाँ ले जाती है, ठीक है। स्टार्ट करता हूं बेटा, आपके सामने लिखा मैंने Z स्क्वायर और वहीं पर लिखा है बेटा अल्फा Z प्लस बीटा लिखा है इज इक्वल टू 0। दिस 0 कैन बी रिटर्न 0 प्लस I, 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब इस 0 को मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिया और इसको मैंने 0 प्लस 0I लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, नाउ पुट जो मेरे पास z इक्वल टू मैंने x प्लस आई वाई माना था, तो जहां जहां बेटा z लिखा है उस z की जगह पे मैं x प्लस आई वाई पुट कर दूंगा और इस कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। देखिएगा ये हो जाएगा बेटा x प्लस आई बाय टू दी पावर 2 इज प्लस अल्फा x प्लस आई बाय प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0I। नाउ इसको कैलकुलेट करूंगा बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2x बाय आई आएगा प्लस ये अल्फा एक्स आएगा प्लस अल्फा y आयोटा आएगा बेटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0I। नाउ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखिएगा और जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ आप रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स plus beta, this is the real part and plus this is 2x by or plus alpha y, this is imaginary part and this is equal to 0 and 0I. Now compare complex number, this is also complex number because this number in the form of real and imaginary, and similarly way 0 is also a zero complex number. So now comparison both complex number by property of comparison of two complex number. Compare real part to real and imaginary part to imaginary part. So this is equal to x square y square plus alpha x plus beta is equal to 0, and similarly way this is 2x by plus alpha y is equal to 0. But the condition is given the real part of z is equal to x equal to 1. So we put the value of x equal to 1 in both the equation. So this equation may be x square. So this is x square nothing but 1 square, and this is y square. This is alpha plus beta is equal to 0. Finally this is 1 minus y square plus alpha plus beta is equal to 0. Now here the value of x is 1, so इधर भी हमको 1 put करना है. So this is 2y plus alpha y is equal to 0. Now common by, so this is 2 plus alpha is equal to 0. But देखिए by is not equal to 0.
सोचिए कैसे, y का वैल्यू मैंने बोला कि बाय 0 नहीं होगा, बट हमको दोनों साइड को इक्वल करना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट बाय इंटू 2 प्लस अल्फा एंड द राइट साइड इज 0, सो बोथ साइड आर इक्वल इफ एंड only if left hand side and right hand side both are equal. So y is not equal to 0 because of complex number nothing but x plus I by. So x and y both are non-zero number, क्योंकि अगर मैंने by 0 ले लूंगा मैं बेटा, so this complex number is purely number बन जाएगा, purely real number बन जाएगा, but क्वेश्चन ने बोला है कि z be a complex number, so z को आपको complex number रखना पड़ेगा, that's why the value of y is not equal to 0. so y का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इस कंडीशन को प्रूव ट्रू करने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा, 2 प्लस अल्फा को 0 होना पड़ेगा, और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -2. So the value of alpha is nothing but -2, and this -2 put here. So this is equal to 1 minus y square minus 2 plus beta is equal to 0, and this is equal to -1 minus y square plus beta is equal to 0. Finally इस चीज को आगे बढ़ाएंगे बेटा. So this is equal to beta and this is उस साइड ट्रांसफर हुआ तो 1 plus y square. Now beta is the function of 1 plus y square, और 1 plus y square is the form of the quadratic equation. So beta is a function of y square in form of quadratic. So बीटा का वैल्यू जो होगा बेटा वो यहाँ 1 plus y square, 1 plus y square is the positive quantity for all y belonging to R. जितनी भी y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ 1 plus y square इज ऑलवेज गिव्स positive value, and the minimum value of 1 plus y square for all y belonging to R is 0, because the minimum of positive quantity nothing but is 0. So the value of beta is equal to 0. Okay, open बट 0, हाँ सॉरी, बट अगर y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा 0, और तो 1 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, so this is 1 to infinity. So beta belongs to open interval 1 to infinity. So answer will be C. ये जो क्वेश्चन था वो एक लेवल वाला क्वेश्चन था बच्चों. इसको करने के लिए आपको एक एक टर्मिनोलॉजी का यूज करना था, जो भी डेटा उसने दिया था उसको समझना था, उसका यूज करना था, और फाइनली फिर आपको आंसर मिलता. इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया. आप इस तरीके से देखिएगा, हर एक स्टेप का मैंने यूज किया, हर एक कंडीशन जो उसने गिवन दी थी उस कंडीशन का मैंने यूज करके बताया कि सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, 6 नंबर के सवाल पे आते हैं. ये जो सवाल उठा है बच्चों, ये सवाल सेट थ्योरी से उठाया गया है. चलिए देखते हैं. सवाल ये बोल रहा है कि A and B be subset of X. So A and B both are subset of X. Okay, and C is equal to A intersection B. A intersection B complement union A complement intersection B. Okay, where A dash and B dash are complements of set A and B respectively in X. तो what is C is equal. अभी ये जो C का वैल्यू दिया है बेटा, देखिए ये C का वैल्यू दिया है और हमसे पूछा है कि C, if C in the form of this, then which of the following is equal to C. कौन सा ऑप्शन C के इक्वल होगा. ओके, सो पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हमारे हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, देखिएगा, दिस इज A intersection B complement is written as A minus B. ओके, ये तो आपको पता ही होगा कि A intersection B complement is equal to A minus B होता है. और यहां पर भी बेटा यूनियन, this is A complement intersection B nothing but B minus A. Okay, this is B minus A. अब now look, this is A and this is B. So this is A and this is B. And now A minus B nothing but this is A minus B. This is A minus B and B minus A. So B minus A is nothing but this is B minus A. Okay, and this is A and B. So this quantity, this
quantity is equal to A union B. Okay, so this is A union B, nothing but this is whole shaded region. This is equal to A union B. एंड A यूनियन B में से अगर मैं ये बीच का जो कॉमन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देता हूं तो मुझे A माइनस B यूनियन B माइनस A मिलेगा. सो माइनस A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू C. सो द वैल्यूज ऑफ C इज दिस A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन C. तो ऑप्शन C इज करेक्ट. इस तरीके से मैं पहले भी आपसे बोलता आया हूं बेटा कि हमेशा एनडीए डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता है. कभी कभी मालूम ना वो बहुत ही आसान से लॉजिकल वाले क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको ये करते आना चाहिए. आपको इजी वाला क्वेश्चन बेटा पहले करना है ना. आपको डिफिकल्टी नहीं उठानी है, सीधी सी बात है. विदिन आपको 2.5 घंटे 2 घंटे में, आप 2 घंटे ही मान के चलिएगा. 2.5 घंटे तो बोलते हैं पर कभी कभी प्रेशराइज में बच्चा वो आधे घंटे का पता ही नहीं चल पाता. तो अब 2 घंटे में आपको 40 से 45 50 तक क्वेश्चन करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है बेटा कि पहले आपको सवाल को सिलेक्ट करना है कि किस वैरायटी का सवाल, कौन से सवाल को आपको डील करना है. ठीक है, आपका सिलेक्शन आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. तो आपको बेटा हमेशा 120 में से पहले इजी वाले क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करना है. आपको वहां बेटा किसी को ये नहीं बताना है कि हमको कितना आता है. ये नहीं करना है कि हमको ये डिफिकल्ट वाला हमने सवाल किया इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. आपको कोई भी डिफिकल्ट वाला सवाल नहीं उठाना है, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं उठाएगा ना बेटा. कोई भी बच्चा डिफिकल्ट वाला सवाल पहले नहीं करेगा. वो हमेशा आपसे जो स्मार्टनेस दिखाएगा और जो इजी वे में जल्दी सॉल्व हो जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को पिक करेगा, देन उसको सॉल्व करेगा. आपकी भी यही रहना चाहिए. आपको इजी वाला क्वेश्चन पिक करना है, देन सॉल्व करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय में लगा पाओ. इससे ये होता है कि जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी बच्चों आराम से आप डील कर पाते हैं. ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप ये बात मेरी समझ रहे होंगे, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उठा बेटा. बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था उसने. ये तो उसने बोला था कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन, उसने बोला हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 5, 6, 7, 8, 9. इन 5 नंबर का यूज करके आपको 100 और 1000 के बीच में बनाना है कि कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं. सिर्फ आपको इन्हीं नंबर का यूज करना है. बाय यूजिंग द डिजिट 5, 6, 7, 8 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, है ना, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1000. तो एवरीवन, अच्छा बी नोट, अच्छा हाँ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. मीन्स रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है. सो हमें नॉन रिपीटेशन वाला केस है बेटा. अच्छा, 100 and 1000 के बीच में जो डिजिट रहेगा वो 3 डिजिट लेटर बनेगा, है ना, नंबर बनेगा. आप भी देखिए कि 100 से जब आप ऊपर जाएंगे तो 3 डिजिट का नंबर आएगा, और 1000 से लेस भी क्या होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है. तो ये बात तो उसकी क्लियर है कि उसको 3 डिजिट का नंबर बनवाना है. तो नाउ हमने 3 ऐसे ब्रैकेट ऐसे डिब्बे बना लिए, क्योंकि हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए. ठीक है, चलिए. अभी स्टूडेंट क्या है कि बोल रहा है कि बस इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करना है, और उसने बोला है कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए. तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए देखिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं. तो इस बॉक्स को मैं फिल कर सकता हूं 5 तरीके से. इस बॉक्स को फिल कर सकता हूं 5 तरीके से. पर इन 5 नंबर में से बेटा एक नंबर को ये वाला बॉक्स पसंद आ गया और वो यहीं रुक गया. बोला कि मैं अब आगे कैरी नहीं होऊंगा. तो इन 5 में से कोई एक नंबर यहां बैठ गया, तो आगे बचे हुए जो 4 नंबर हैं वो आगे मूव करेंगे. तो इस बॉक्स को मैं फिल कर सकता हूं 4 वे में. कितने तरीके से? 4 तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूं. फिर से एक नंबर को ये सेकंड बॉक्स पसंद आ गया. अब वो बचे हुए जो 3 नंबर हैं वो आगे एक्सटेंड हो जाएंगे, आगे मूव करेंगे बेटा. इस बॉक्स को फिल करने में हेल्प करेंगे. कितने तरीके से? 3 तरीके से. और जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे तो पिक्चर खत्म हो जाएगी. सो नाउ मल्टीप्लाई 5 into 4. ये हो जाएगा 5 4 जा 20, दिस इज 3. सो टोटल नंबर इज 60. ऑप्शन इज डी. इसका मतलब ये है बेटा कि इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन वाले जो बन सकते हैं बेटा, वो टोटल कितने हैं? 60 नंबर ही बन सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है. आगे नेक्स्ट. हाँ,
अब उसने यहां से फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पूछा। देखो उसके पूछने का कमाल देखिए, वो एक नॉर्मली इक्वेशन को भी सॉल्व करवा रहा है आपसे। इस सवाल में देखिएगा उसने कॉम्प्लेक्स को भी टच किया बेटा, मॉड को भी टच किया, और देन उसने एक इक्वेशन को भी टच किया है। मतलब उसके पूछने का कोई भी वो नहीं रहा है रूल, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए तैयारी भी हमारी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। अब सुनिएगा, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये जो लाइन अक्सर जो लिखते हैं सवाल में, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि इन चीजों को पढ़ते नहीं है और ऑप्शन टिक कर देते हैं। देखो उसने क्या बोला, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जीरो नहीं होना चाहिए बस, और इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी बेटा, वो जीरो को छोड़कर सारा इंटीजर चलेगा। इंटीजर उसमें से किसको छोड़कर, जीरो को। या हमने बोला था कि x बिलोंग इनटू आई नॉट। आई नॉट का मतलब भी बेटा मैंने आपको बताया था कि जीरो को छोड़कर। तो आप ये समझिए कि इंटीग्रल वैल्यू मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट जीरो को छोड़कर। इस वाली लाइन को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से आपको करना है सॉल्व। अब सुनिएगा, अब लिखा क्या है बेटा, मॉड, सॉरी ये लिखा है मॉड 1 - 2i, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दी पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड की प्रॉपर्टी से इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू रूट रियल पार्ट स्क्वायर विच इज 1, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज 4, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज पावर x, एंड दिस इज इक्वल टू 5 पावर x। सिमिलरली ये हो जाएगा 5 की पावर x by 2, and this is equal to 5 power x. If base are equal, then power is equal, ठीक है। So now comparing the power x by 2 is equal to x. Okay, now cross multiply, so this is 2x, and this is 2x minus x is equal to 0, so this is x equal to 0. So the value of x equal to 0. तो b 1 होना चाहिए आपके हिसाब से। अब अगर आपने ये वाली लाइन नहीं सुनी ध्यान से, इस वाली लाइन का आप मतलब नहीं समझेंगे बेटा, तो आप पक्का इसमें बी में टिक कर देते हैं। बट आप देखिए उसने बोला है कि सॉल्यूशन तो मिलेगा बेटा, पर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जीरो इंटीग्रल तो है, इंटीजर वैल्यू तो है, बट वो जीरो इंटीजर है, और सवाल ने हमको साफ मना कर दिया कि आपको जीरो इंटीजर नहीं लेना है। दैट्स वाई द ऑप्शन इज फर्स्ट, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन आया बेटा, x की वैल्यू 0 आई, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, बट स्पेशली उसने मना कर दिया कि हमको जीरो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए नॉट बी। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, अच्छा हाँ, सीक्वेंस सीरीज से सवाल पूछा बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे आराम से पढ़िएगा। उसने बोला है कि इफ द रेशो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इफ द रेशो, क्या पूछ लिया कि इफ द रेशो ऑफ am टू gm, मतलब am का gm के साथ जो रेशो है अब टू पॉजिटिव नंबर a एंड b इज 5:3, देन द रेशो ऑफ देयर नंबर, मतलब नंबर का रेशो अपन को चाहिए। तो जब हमने क्लास स्टार्ट की थी बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपसे ये बोला था कि अगर दो नंबर के am और gm में, मतलब am और gm में अगर रेशो दिया जाए आपको, जैसे कि ये 5:3 दिया है, तो वो नंबर में जो रेशो निकाला जाता है a/b, वो मिलता है a प्लस अंडर रूट a² माइनस g² और a माइनस अंडर रूट a² - g² से। ये मैंने आपसे बोला था, ठीक है। क्या बोला था मैंने ये बोला था कि अगर आपको दो नंबर के am और gm में अगर रेशो दिया है और आपको उन नंबर में रेशो निकालना है, तो आप ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सो a/b इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, ये जो रेशो दिया है हम तब तक है इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं बेटा, जब तक मालूम ना हम इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ना कर दें। पर मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि बेटा अगर मैंने मल्टीप्लाई कर भी दिया कांस्टेंट से, तो वो यहाँ कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। पर ठीक है, कोई लोग बोलेगा कि ये ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि am gm कितना लिखा है बेटा, 5/3। मैं इसमें k का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो नाउ मेरे पास am की वैल्यू मिलेगी बेटा 5k
एंड gm इज नथिंग बट 3k एंड दिस वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे a रेशो b मिल जाएगा। और ये k हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। चलिएगा, तो a का वैल्यू है बेटा मेरे पास 5k प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस g का वैल्यू 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5k माइनस 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। फाइनली a रेशो b कितना मिलेगा बेटा? अब ये हो जाएगा 5k, अच्छा ये 25 में 9 मतलब 16k स्क्वायर मतलब बेटा 4k डिवाइडेड बाय 5k माइनस 4k। ओके, सो 5k से ये हो जाएगा 9k एंड दिस इज इक्वल टू 1k एंड k से k कैंसल, so this is 9:1. So the ratio of their number a and b is nothing but 9:1. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है बेटा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको इस तरीके की चीज़ें पता होंगी। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर बेटा एग्जाम में आते हैं तो आप सारे क्वेश्चनों को हटा के पहले इस लेवल के क्वेश्चन, ये इजी लेवल के क्वेश्चन आप करेंगे जो कम समय में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखे जाते हैं। ओके, चलेगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। ओके, सवाल नंबर 10 में बेटा फिर से बाइनोमियल थ्योरम से उसने सवाल पूछा और वो आपसे बोलना चाह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ a power m and a power n in the expansion of 1 plus a to the power m plus n are alpha and beta, then which of the following is correct? वो ये बोल रहा है कि 1 plus a to the power m plus n, here the value of a is equal to 1, the value of x is nothing but a and the value of n is equal to m plus n. Now compare this expression to the a प्लस एक्स टू द पावर n से, इस तरीके से। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m कितना दिया है? अल्फा। सो कोफिशिएंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू बीटा, और बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। चलेगा, मैं अगर आपसे बोलूं बेटा कि a प्लस एक्स की पावर n में अगर आप जनरल टर्म लिखते हैं तो tr प्लस 1 होती है जो कि ncr a की पावर n माइनस r और x की पावर r होती है। अब मैं चाहता हूं कि इस एक्सपांशन में आप जनरल टर्म लिख दें। इस एक्सपांशन में अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो द वैल्यू ऑफ n इज m प्लस n c r प्लस r सी आर। ओके, और a की पावर n माइनस r, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1, तो वो लिखेंगे नहीं हम बेटा, और x की पावर कितना रहेगा r, सो x इज इक्वल टू a की पावर m, मतलब x की वैल्यू a है सो a की पावर r आएगा ऐसा। अभी आप मुझे ये बताइए कि कोफिशिएंट क्या चाहिए हमें? a की पावर m का। सो a की पावर m के कोफिशिएंट के लिए r की वैल्यू कितनी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी? m, तो ये हो जाएगा tm प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n cm a की पावर m। सिमिलरली वे में tn प्लस 1 कितना हो जाएगा? m प्लस n cn a पावर n। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m nothing but m plus n cm and the coefficient of a power n is equal to m plus n cn. So this is equal to m plus n cm. This is written as m plus n cm plus n minus m. This is cancel out. So m plus n cm is equal to m plus n cn. Okay, both are equal. So okay, this is equal to alpha and this is equal to beta, तो both are same, तो coefficient of a to the power m और a to the power n both are same। अच्छा, ये मैंने कैसे किया? देखिए, number of selection is equal to number of rejection, this property का मैंने यूज किया n, ये यहाँ से आ गया। so alpha and beta both are equal, so the coefficient of a power m and a power n in the expansion of 1 plus a to the power m plus n both are same, so option will be b, so the b option is correct। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने क्या किया बेटा? डील किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ
आगे। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन पूछा देखो बेटा, फिर से लॉग से पूछा। अभी प्योर लॉग का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी उसने अलग से कॉन्सेप्ट या फिर कोई चैप्टर को उसने मिक्स नहीं किया है, सीधा लॉग से सवाल किया है बेटा। और उसने x की वैल्यू पूछ ली है कि इफ x प्लस log 15 1 प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू x log 15 5 प्लस log 15 12 where x is an integer then what is x is equal to। अच्छा, x क्या है बेटा, इंटीजर है, सो x बिलोंग इनटू i है। अगर x की वैल्यू इंटीजर से हटके कुछ और आती है तो मैं मना कर दूंगा कि ये उसका आंसर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब कैलकुलेट करना है, बस पूरा काम कैलकुलेशन पे टिका है बेटा। ये लिखा है x प्लस log दिस इज इक्वल टू 15 और दिस इज 1 प्लस 3 पावर x, दिस इज इक्वल टू x log now 15 and this is 5 plus log 15 or is 2, okay। now apply here the proper this is x, तो x कहाँ जाएगा, उसकी पावर में जाएगा, तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा बेटा, log 15 5 पावर x plus log 2 this is 15। now again x can be written as log 15 एंड 15 पावर x, क्योंकि जो पावर x है वो सामने आ जाता है बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log ऑन log 15 and 15 if base and argument are equal then the value of log is 1, so this is also 1 and x, you know, so x can be written as log 15 to the power x to the base 15। now plus and this is the value of log 15 1 plus 3x। now apply the property of log log m plus log n is equal to log m into n, similarly way the log m plus n is equal to log m into n, so this expression goes to log 15 to the power x into 1 plus 3 power x and this is equal to log 15 5 power x into 2, okay। 2 है, नहीं 2 नहीं है, दिस इज इक्वल 12, ओके सॉरी दिस इज 12 इज 12। चलिएगा, अब देखिएगा, इफ बेस आर इक्वल देन बी कंपेयर आर्गुमेंट 1 प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x इंटू 12। नाउ 15 पावर x को रिटर्न एज 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x, 1 प्लस 3 की पावर x 5 की पावर x इंटू 12, 5 की पावर x से 5 की पावर x कैंसिल आउट, ये बच्चा बेटा 3 पावर x 1 प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 12। नाउ पुट 3 पावर x इज इक्वल टू y, बी गेट बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 12, ओके। नाउ y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 12, y स्क्वायर plus y minus 12 equal to 0. This is the quadratic equation. So by using सीधाराचार का फार्मूला, और क्या नहीं तो फैक्टर करिए, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस रुकिए बेटा 4y माइनस 3y माइनस 12 0, ओके। y अपन ने कॉमन किया, सो दिस इज y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, सो दिस इज y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ this is equal to y plus 4, so y plus 4 is common and this is y minus 3 is equal to 0, either y plus 4 is equal to 0 or y minus 3 is equal to 0, so y equal to minus 4 or y equal to 3, the value of y is nothing but 3 power x, this is minus 4 and this is mana, क्योंकि 3 power x this is not possible, 3 power x is positive quantity, okay, 3 power x is a positive quantity, so इसके लिए हम मना कर देंगे, ओके, क्योंकि 3 पावर 4 क्या ये पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे बेटा, मना कर देंगे। ओके, इसको हम क्या कर देंगे, मना कर देंगे, क्योंकि 3 पावर x is a positive quantity, so 3 power x is not equal to minus 4 for all values of x belonging to r, so this data is wrong, so इसको हम जाने देंगे and the value of y is
3 power x which is equal to 3. So now compare to power, so the value of x is equal to 1 and 1 is where x is an integer, so x is equal to 1. 1 is also a positive integer, so the value is 1. The value of x is equal to 1. ये एक अच्छे लेवल का सवाल था, इसमें भी मालूम ना बहुत सारी कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 3 की पावर x माइनस 4 क्यों नहीं होगा बेटा. ओके, इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 11 कंप्लीट होता है. हम आगे बढ़ते हैं. चलिए 12 नंबर के सवाल पे आते हैं बेटा. ये भी पीएनसी से पूछा गया एक सवाल है जिसमें वो बोलता है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 can be formed using the digit 15067 without repetition of the digit. So repetition of the digit is not allowed, है ना. मतलब किसी ना किसी को वो बॉक्स पसंद आएगा और वो वहां पर रह जाएगा. तो देखिएगा हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर. 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, सो हमको 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे. हमने 4 बॉक्स बना लिए हैं. अच्छा, इनमें जो डिजिट का यूज करना है वो है 1, 5, 0, 6 एंड 7. बट बोला गया है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10. सो नाउ नंबर इफ नंबर डिविजिबल बाय 10, इस केस में द यूनिट डिजिट मस्ट बी इज इक्वल टू 0. इफ यूनिट प्लेस पे 0 आएगा बेटा तो वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा. जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया. जिस नंबर के लास्ट डिजिट पे यूनिट प्लेस पर अगर 0 आएगा वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 10. सो ये कंडीशन आपको यहाँ करनी पड़ेगी कि एक जो 0 आपके पास दिया है बेटा, ये 0 को आपको यहाँ बुला के लास्ट डिजिट पे फिक्स कर देना है. तो लास्ट वाले बॉक्स में मैंने फिक्स्ड कर दिया किसको, 0 के. 0 को फिक्स किया तो बेटा ये कितने तरीके से फिक्स्ड हो गया, एक ही तरीके से हो जाएगा कि भैया लास्ट वाला डिजिट जो है उसको आप एक ही तरीके से फिल कर सकते हो और वो भी किसकी तरीके से, 0 से आप फिल करवा सकते हो. 0 के अलावा अगर आप कोई भी डिजिट वहां पर पुट करने जाएंगे तो नंबर तो फॉर्म होंगे बट वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा. इसलिए आपको लास्ट डिजिट पे, दिस मीन्स द यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस को आपको 0 से फिल करना पड़ेगा. ओके, तो अब 0 से अगर आप फिल करेंगे तो द नंबर, जो भी नंबर बनेगा वो नंबर हमेशा और हमेशा 10 से डिविजिबल होगा. इसलिए 0 पे हमने यूनिट प्लेस पे हमने 0 को फिक्स कर दिया. तो एक नंबर फिक्स हो गया बेटा एंड रिमेनिंग डिजिट 1 एंड 4 एंड 6 एंड 7. सो जो रिमेनिंग जो डिजिट होंगे वो इस बॉक्स को फिल करेंगे. इस बॉक्स को कितने तरीके से फिल करेंगे, 4 टाइम्स. और एक बॉक्स को ये पसंद आ जाएगा, कोई ना कोई डिजिट को ये बॉक्स पसंद आ जाएगा बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड. तो एक नंबर यहाँ रुक जाएगा और बाकी बचे 3 नंबर आगे के लिए, आगे की प्रक्रिया में, आगे की प्रोसेस में भाग लेंगे. दिस इज 3. फिर एक यहाँ रुक जाएगा बेटा अगले 2. तो फाइनल आंसर इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. दिस इज इक्वल 24. सो ऑप्शन इज 1. इस तरीके से मतलब बेटा क्या बोलना चाहिए, 4 डिजिट के जो नंबर होंगे जो 15067 से बनेंगे, जो कि इवन नंबर होंगे, उनकी नंबर वो जो जितने नंबर होंगे वो 24 होंगे. इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा. 12 के बाद हम लोग चलेंगे. ओके, हाँ, ये देखिए सेट थ्योरी से फिर से सवाल पूछा गया और ये तो थ्योरी वाला है. 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन भी दी है बेटा. दोनों क्वेश्चन एक ही थ्योरी से कंप्लीट होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा. और क्योंकि 2 सवाल हैं बेटा एक ही थ्योरी में. देखो, कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 2 आइटम्स 0 2 दैट्स फॉलो. इस कंडीशन को पढ़िएगा और जो 2 लिखे हुए सवाल हैं उनको हमको जवाब देना है. ठीक है बेटा, चलिएगा अपन एक काम करते हैं, पढ़ते हैं कि इन अ क्लास 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली. अच्छा, एक क्लास है जिसमें 54 स्टूडेंट जो हैं वो किस में गुड हैं, अच्छे हैं भाई साहब, हिंदी पढ़ने में, है ना, हिंदी में गुड है. अच्छा, ओनली लिखा है मतलब से वो हिंदी की बात कर रहा है. अच्छा, हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारा वही डब्बा मेथड तो होती है जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं. हमने वेन डायग्राम बना लिया है बेटा और हम ये बोल देते हैं कि ये वाली पार्टी हिंदी की है, ये वाली पार्टी मैथ्स की है और ये वाली पार्टी इंग्लिश की है, क्योंकि 3 इसमें कैरेक्टर हैं. अच्छा, वो ये बोल रहा है कि हिंदी ओनली को पढ़, देखो वो
54 स्टूडेंट हैं जो कि किस में है, हिंदी में है। अच्छा, वो हिंदी पसंद करते हैं, गुड है, कैसे हैं, वो हमारा मैटर नहीं करता है। हमको ऐसे सवालों में समय बचाते हुए सटीक बातों को देखना है। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर काम करना है। भैया बोल क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते, डजंट मैटर, ठीक है। तो हमें तो सीधा नंबर चाहिए कि 54 है जो कि हिंदी के लिए है, और वो भी ओनली लिखा है। इसका मतलब गारंटी से यहाँ 54 आप लिख सकते हो, क्योंकि वो सब हिंदी ओनली की बात कर रहा है। वहीं पर उसने बोला कि 63 स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आपको 63 लिख देना है, ठीक है। और फिर आपको देखना है वो कॉमन वाला पार्ट। तो 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और 10 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर हैं बेटा कॉमन में। तो आपको 10 स्टूडेंट कॉमन में लिखना है जो हिंदी, इंग्लिश और जो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स तीनों पसंद करते हैं या तीनों पढ़ते हैं, जो भी है। और बाकी उसने बोला है कि 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो हिंदी और मैथमेटिक्स में तो गुड हैं पर इंग्लिश में नहीं है। आप नहीं समझे मेरी बात, 18 स्टूडेंट है ना, तो ये कितने बचेंगे बेटा, ये 8 बचेंगे, क्योंकि ये ही वो एक कॉमन है बेटा जो हिंदी और मैथ्स का है, हिंदी और मैथ्स का है, ये 8 है, 10। अब देखो ना, 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स में, तो ये वाला जो कॉमन है बेटा 10, वो भी तो हिंदी और मैथ्स में काउंट हो गया। इसलिए तो मैंने वहाँ 18 में से 10 को माइनस किया, क्योंकि वो जो 8 बचा वो सिर्फ हिंदी और मैथ्स का बचा, नॉट इंग्लिश, ठीक है। अब सवाल क्या पूछता वो देखो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी, मतलब वो ये बोल रहा भाई साहब या तो हिंदी हो और मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश। अब देखो आपको क्या करना, आपको हिंदी चाहिए कि हिंदी कितने कर रहे हैं, आप ये बता दो उसको कि हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं। तो हिंदी पढ़ने वाले 54 है, 54 और है तो प्लस करेंगे। मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं बेटा, 63, तो आप 63 कर देंगे। बट बोल रहा है नॉट के लिए माइनस। इंग्लिश, अब देखना इंग्लिश पढ़ने वाले कितने, 10, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने, 10 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 3 7 6 5 11 117 और माइनस 10, तो ये हो जाएगा 107। ऑप्शन इज बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिएगा, अब ये शायद यहाँ से रफ हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा, तो ठीक है हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। चलिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश। अब देखो ये वाला सवाल क्या है बेटा, सुनना, यहाँ लिखा थे 3 डिब्बे बनाए थे हमने बेटा, ठीक है, ऐसे कॉमन। यहाँ 10 लिखा था, यहाँ 8 लिखा था, यहाँ लिखा था शायद 54, यहाँ लिखा था शायद 63, और ये लिखा था हिंदी, ये लिखा था मैथ्स, ये लिखा था इंग्लिश। सवाल ने ये पूछ डाला हमसे कि ऐसे कितने स्टूडेंट है बेटा जो हिंदी में और मैथमेटिक्स में गुड हैं बट नॉट इंग्लिश। तो हिंदी मैथमेटिक्स ये लिखा था 8, तो आंसर विल बी 8। बहुत ही आसान छोटे से सवाल, 2 छोटे सवाल पूछे उसने वेन डायग्राम से। अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वाला क्वेश्चन किए भी होंगे और आपसे बन भी गए होंगे बेटा, ठीक है। 2 मिनट का हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। चलिए, इसी 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं और सवाल हमारा 14 से 15 पे चलते हैं हम, ठीक है। देखते हैं कि अगला वाला सवाल कैसा पूछा था उसने। अच्छा, बढ़िया। अब उसने फिर से एक कॉम्प्लेक्स से सवाल पूछा बेटा हमसे, और देखिए सवाल भी अच्छा पूछा, मतलब इसको अगर आपको करना होगा तो आप बिना सोचे समझे स्टेप चल ही नहीं सकते ना बेटा। इसमें आप स्टेप नहीं चल पाएंगे बिना सोचे हुए। इसलिए ऐसे सवालों को जब तक आप कई बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, इस वैरायटी के सवालों को, और एग्जाम में सडनली ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं तो ये नहीं बोल पाऊंगा कि आप कर भी पाएंगे। कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बट अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डेफिनेटली इन सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं। और अच्छा, इसमें जादुई काम ही होता है। देखो मैं बताता हूँ, बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज बिलोंगिंग टू सी। और सामने बोला है उसने कि मॉड अल्फा का वैल्यू जो है वो 1 है, देन हमें बताना है अल्फा माइनस बीटा
अपॉन 1 माइनस अल्फा और बीटा बार, इसकी वैल्यू हमको बताना है बेटा, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिए, इस तरीके के सवालों में जो बाजू में दे के रखा है, अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये नोटिस किया है, आप भी कभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू दी जाती है ना बेटा, ये इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल हमको यहाँ करना है, इसकी वैल्यू निकालने में कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा, अगर मॉड अल्फा लिखा है 1 लिखा है, तो मैं क्यों ना इसको मॉड दोनों स्क्वायरिंग कर दूं मैं ऐसा, तो ये इसको लिखा जा सकता है अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल टू 1। और यहां से बेटा मुझे अल्फा, देखो अब देखो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, अल्फा और अल्फा बार। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, ये मॉड लिखा तो मैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट मॉडुलस में इसको अलग अलग मॉड लगा सकता हूं ऐसा, इस तरीके से। और बेटा ऊपर क्या लिखा है, मॉड अल्फा माइनस बीटा लिखा रहने देता हूं, बट यहां देखना 1 की जगह लिख सकता हूं अल्फा और अल्फा बार माइनस अल्फा और बीटा बार। फाइनली अभी क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर तो रहेगा अल्फा माइनस बीटा, बट यहां देखना अल्फा कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ये अल्फा कॉमन आ गया, तो यहां अल्फा बार माइनस बीटा बार का मॉड। और अब मॉड से बेटा हम अलग भी कर सकते हैं, आपको भी पता है, बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी मॉड अल्फा अलग हो जाएगा और मॉड अल्फा बार माइनस बीटा बार बचेगा। सिमिलरली बाय यूजिंग कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी अल्फा माइनस बीटा अपॉन मॉड अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा मॉड अल्फा माइनस बीटा का होल कॉन्जुगेट, है ना, इस तरीके से। और आपको अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट अल्फा माइनस बीटा अपॉन मॉड अल्फा और मॉड अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे बिकॉज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। सो नाउ रिमेनिंग इज 1 अपॉन मॉड अल्फा एंड मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 by 1, तो फाइनली दिस वैल्यू इज आल्सो 1। तो आंसर विल बी सी, कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, दोनों के आंसर बराबर आएंगे, ठीक है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से बेटा क्या पूछा गया, हाँ पूछा गया है कि द इक्वेशन 1 माइनस एक्स का मॉड लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 5 लिखा है, हैज अ रेशनल रूट्स एंड इरेशनल रूट्स, 2 रेशनल रूट्स, 2 इरेशनल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। ओके, इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। देखिएगा, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये लिखा है बेटा 1 माइनस एक्स का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखिएगा यहाँ से 2 केस बन जाएंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास मॉड लिखा है। एक केस क्या बनेगा कि 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, और एक केस बनेगा 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलता है बेटा कि x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1, और इससे क्या पता चलता है बेटा कि x इज ग्रेटर देन 1। एक बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होनी चाहिए क्योंकि x उधर चल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, और x उधर चल जाएगा तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, बिल्कुल सही है। ये 2 केस बनेंगे बेटा मॉड के केस में, ठीक है। हम दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, इसलिए अब मैं लेकर सॉल्व करूंगा बेटा ये वाली कंडीशन। और जब x की वैल्यू 1 माइनस 0 से बड़ी होगी तो अंदर वाली पार्टी ये जो रहेगी पॉजिटिव बाहर आएगी बाय यूजिंग मॉड प्रॉपर्टी। तो 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा बेटा माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ सीधाचार की फार्मूला मेथड, दिस इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस इज प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाय 2। नाउ x की 2 वैल्यू आएगी बेटा, एक x की पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो x नेगेटिव इक्वल टू 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2। हमें क्या बोला है कि x की वैल्यू 1 और 1 से छोटी लेनी है, मतलब ये वैल्यू चलेगी, ये वैल्यू नहीं चलेगी पॉजिटिव वाली, तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इर्रेशनल। ये किसके फॉर्म में है बेटा, इर्रेशनल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, इर्रेशनल के फॉर्म में है। उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इसके लिए काम करता हूँ, इसके लिए करूँगा तो 1 माइनस एक्स लेस देन 0 है, और अगर 1 माइनस एक्स लेस देन 0 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव ओपन होगी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5।
अच्छा ये क्या हो जाएगा, -1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। नाउ कैलकुलेट, दिस इज x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आ जाएगा बेटा तो -6 हो जाएगा, दिस इज 0। नाउ यूज फार्मूला मेथड, so this is x equal to -b plus minus under root b square -4 into a into c upon 2a. This is x equal to -1 plus minus 1 6 चौका 24 हो गया 25, this is 24 divided by 2. So x is equal to -1 plus minus this is 25 means 5/2. So x equal to बेटा -1 plus 5 divide by 2, this is equal to 2, और x इक्वल टू -1 minus 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज -6 डिवाइड बाई 2, आंसर भी -3। x का वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए तो एक वैल्यू ये चलेगी, और x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए तो एक वैल्यू ये चलेगी। सो बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, दिस वैल्यू इज इरेशनल एंड दिस इज वैल्यू इज रेशनल। सो आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ x will be rational and irrational roots, तो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट एंड अदर ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था, मतलब मॉडुलस से भी ये रिलेटेड था और इससे भी रिलेटेड था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपको आना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन का बेटा, इसमें डायरेक्टली हम ये बोलेंगे, आप देख लिए क्योंकि ये आसान होता है। 31 का जो बाइनरी एक्सपांशन होता है वो 1 होता है। ओके, इसमें हमको ज़्यादा चर्चा करने की विषय भी नहीं है। चलिएगा 17 के बाद हम चलते हैं अब 18 पे। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स का एक सवाल पूछा गया बेटा, देखिए फिर से उन्होंने कॉम्प्लेक्स का एक सवाल पूछा, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो जस्ट चलिएगा देखिएगा, ये आयोटा की पावर से आया, बहुत ही आसान सवाल है, बच्चा इसी को सबसे पहले डील करता है। तो जरा देखिएगा इसमें जो पावर लिखी है बेटा, कि आई की पावर लिखी है 1000 प्लस आयोटा की पावर लिखा 101 प्लस आयोटा की पावर लिखा 102। अरे ये तो आंसर ही 0 हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि ये आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर होती हैं, तो जब भी किसी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होती हैं लाइक दिस, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n+1, आयोटा पावर n+2 एंड आयोटा पावर n+3, जब 4 कंसेक्यूटिव पावर होती हैं बेटा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, चलिएगा उसके बाद देखिएगा फिर से एक लॉग का सवाल पूछा गया, उसने लॉग के बेहतरीन सवाल पूछे हैं, असली आपको लॉग की प्रैक्टिस करनी भी चाहिए बेटा। व्हाट इज द, देखो सीरीज ही लिखा है, n नॉट इक्वल टू 1 लिखा है, तो देखिए बेटा ये वही सवाल है, ये 1 लिखा है, दिस इज log 2n प्लस 1 log 3 n प्लस 1 log 4n और अप टू प्लस 1 log 100n। अब इसको बेस चेन थ्योरम से ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा log 2n प्लस ये हो जाएगा बेटा log 3n, ये हो जाएगा प्लस log 4n एंड सो ऑन करके प्लस log 100n। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ log m प्लस log n प्लस log n नथिंग बट log m इंटू n। सो दिस इज इक्वल टू log n and the property of log, this is equal to 2 into 3 into 4 into 5 up to 100. okay, हाँ, so 100 तक गया है, 100 तक गया है, ठीक है, ओके ठीक है, ये हो जाएगा this is log n and this will be factorial 100, this is factorial 100, okay, this is factorial 100 and this is written as 1 upon log factorial 100 और n। देखिएगा factorial 100 into n, ऑप्शन इज फर्स्ट, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा हाँ देखिए, द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस भी निकालना है आपको बेटा और एम्पलीट्यूड भी निकालना है। देखिएगा द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कितना लिखा है बेटा, z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, और आपको इसका मॉड z निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो मॉड z इक्वल टू 3 + 1, मॉड z इक्वल टू √4, मॉड z इक्वल टू 2।
तो मॉडुलस तो सबका 2 है, मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला खत्म, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके लिए हमको क्या निकालना है, इसका मॉड एम्पलीट्यूड। तो देखिएगा z बराबर कितना लिखा है बेटा, √3 + i। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा के। अल्फा कैसे मिलता है बेटा, अभी देखा था हमने, tan इनवर्स mod y/x। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स mod बाय कितना है बेटा, 1/√3। ये कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा 10 π/6, हाँ π/6 30, 6 3, हाँ 10 से 10 कैंसिल बेटा, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, π/6। तो एम्पलीट्यूड इज π/6 और cos 3 π/6 का मतलब 6 3, नहीं ये 1/√3 किसका वैल्यू होगा, 30 का, तो 6 3 18, सही है, π/6 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो आंसर बी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, और इसके बाद बेटा जो 20 हो गया, अभी हम बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। तो थैंक यू, जय हिंद।